हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वन शॉट वीडियो करने वाले हैं जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सभी कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले हमें कंज्यूमर के बारे में जानना चाहिए। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का मतलब ऐसे पर्सन जो गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या हो जाता है? कुछ पैसे दे रहे हैं, है ना, उसके बदले में कुछ वो दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, कंसिडरेशन पे कर रहे हैं और गुड्स को यूज कर रहे हैं। तो यूजर भी होंगे और कंसिडरेशन भी पे करेंगे, देन ओनली दे विल बिकम कंज्यूमर। अब यहाँ पे एक बात और है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पस। तो अगर कोई भी पर्सन गुड्स को परचेज करता है रीसेल करने के लिए या कोई भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो कंज्यूमर उस टाइम नहीं कहलाएगा। अब होता क्या है कि कंज्यूमर्स एक्सपोज्ड होते हैं बहुत सारे रिस्क से जब भी वो गुड्स परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे दो पार्टीज है, एक कंज्यूमर है और दूसरा ट्रेडर है या बिजनेस है। तो हो सकता है कि वो बिजनेस कंज्यूमर के बेनिफिट में काम ना भी करे। तो बहुत सारे अनसेफ प्रोडक्ट्स भी कंज्यूमर को सेल किए जा सकते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसके वजह से कंज्यूमर कभी कभी चीट भी हो सकते हैं और कभी और भी सर्टेन रिस्क उनके पास आ सकता है। तो इससे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो पहले जो कॉन्सेप्ट था, पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था दैट इज कैविएट एम्पेटर। कैविएट एम्पेटर का मतलब होता था कि लेट द बायर बीवेयर, यानी कि बायर को सावधान होने की जरूरत है। और अब आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, कैविएट वेंडेटर, यानी लेट द सेलर बीवेयर। अब जो सेलर है उसे सावधान होने का जरूरत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अभी जो मैंने आपको बताया वही चीजें हैं यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बोला गया। अब यहाँ पे आप देखो क्या बोला गया कि refers to consumer protection refers to protection of consumers from unscrupulous, exploitative and unfair trade practices. It also refers to educating consumers about their rights and responsibilities, getting their grievances redressed and protecting their interest. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा एक पैकेज है जिसमें क्या किया जाता है, कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाता है उनके राइट्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, और साथ साथ अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ग्रीवेंसेस भी रिड्रेस किया जाता है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है ये हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब देखो क्या है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स को अपने राइट्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता नहीं है कि क्या राइट्स है कंज्यूमर के, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट हमें परचेज करने चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। इसके वजह से और जरूरी हो जाता है बिकॉज दे आर वल्नरेबल, उन्हें पता नहीं है ना। जब पता नहीं है तो उनके साथ जो धोखाधड़ी की चांसेस बढ़ जाती है। इसके वजह से रिलीफ के लिए, उनके रिलीफ के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंबर्स बनते हैं, कंज्यूमर्स मेंबर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया में अधिकतर अगर देखा जाए तो उस तरह के ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स नहीं, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन बहुत कम ही कंज्यूमर्स उनके मेंबर्स बन पाते हैं। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है कंज्यूमर्स के साथ तो वो आगे सूट फाइल करता है और उनके ग्रीवेंसेस को रीएड्रेस करवाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं और बहुत सारे कंज्यूमर्स मेंबर्स इसके नहीं है, तो इस वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन कि अब जैसे आप देखो कि आज के डेट में मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं आज के डेट में। अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल कंपनीज है। तो इस तरह से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन का चांसेस बढ़ जाता है।
इसके वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, तो सबसे पहला आ जाता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब अगर हमें बिजनेस को लंबे समय तक सरवाइव करवाना है, लंबे समय तक अगर हमें उसका ग्रोथ चाहिए, तब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। अगर बिजनेस खुद से है ना वॉलेंटरली अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ध्यान दे तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। कंज्यूमर्स को अगर लगेगा कि ये हमारे बेनिफिट के बारे में सोचता है ना, ये हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, ये कोई मिलावट वाला सामान नहीं दे रहा है, तो फिर कंज्यूमर ऑटोमेटिकली उसके परमानेंट कस्टमर्स बनेंगे, परमानेंट कस्टमर्स बनेंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज करो, इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करो, ये कंपनी बहुत सेफ है, ये कंपनी जो प्रोडक्ट होता है वो प्योर प्रोडक्ट बनाती है, अच्छी क्वालिटी देती है, प्राइसेस भी इसका जो अकॉर्डिंगली है। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाती हैं अगर बिजनेस खुद से सोचने लगे कंज्यूमर के बारे में। नेक्स्ट है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब मोरली भी अगर देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोरली भी जस्टिफाई करने के लिए यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और किसी से हम पैसे अर्न कर रहे हैं तो उसे धोखा देना सही नहीं है। तो फॉर मोरल जस्टिफिकेशन ऑल्सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अब बिजनेस सोसाइटी का ही रिसोर्स यूज कर रहा है, उसी रिसोर्स को यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, फिर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उससे प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। तो अगर हम किसी से रिसोर्सेज ले रहे हैं और उसी के साथ अगर धोखाधड़ी करेंगे तो दैट इज नॉट गुड। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी को कहते हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसका, तो बिजनेस का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी और उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके बिहाफ में, जैसे ओनर्स हो गया, वर्कर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर्स हो गया, इन सभी के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप होता है, बनता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या हो गया कि अगर वॉलेंटरली हम अपनी इच्छा से यानी अपने तरफ से बिजनेस अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचती है, देन गवर्नमेंट अब उस पर क्या करेगा, एक्शन लेगा। गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर बिजनेस चाहती है कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन न ले तो उसे खुद अपने एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये 2019 अमेंड हुआ, इससे पहले हमारा 1986 था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि ये अमेंड हुआ 2019 में। तो ये कब सेटअप हुआ था, तो सेटअप ये आपका बता रहा है कि सेटअप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो एक तो इनएक्सपेंसिव है ना, और स्पीडी यानी कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम्स होता है वो सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाता है। रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। रीएड्रेसल एजेंसी सेटअप और 3 टायर एजेंसी, ये 3 टायर एजेंसी के बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। स्कोप क्या क्या है इसका, तो ये कौन कौन, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, जैसे लार्ज एंड स्मॉल स्केल, प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, फर्म सप्लाइंग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो इन सभी पे ये लागू होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर आखिर क्या होता है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया। आप देखो कितने राइट्स अवेलेबल है, तो देयर आर 6 राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था और अभी जो अमेंड हुआ है 2019, तो इसके अकॉर्डिंग 6 राइट है, 6 राइट दिए गए हैं। क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार हैं कंज्यूमर्स के, तो कंज्यूमर्स का एक पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी, कि हर एक कंज्यूमर को ये राइट है, ये हक है कि वो सेफ रहे, ठीक है, चाहे वो गुड्स परचेज कर रहा हो या कोई सर्विसेज अवेल कर रहा हो, तो उसे सेफ रहने का राइट है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल appliances can cause serious injury if they are manufactured with substandard product or do not conform to safety norm. Thus consumers should use ISI marked electronic device.
तो इसके लिए एडवाइस भी किया जाता है कंज्यूमर को कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट परचेस करें। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आप परचेस करते हो तो आपको आईएसआई मार्क वाले प्रोडक्ट ही परचेस करने चाहिए। ज्वेलरी परचेस करते हो तो हॉलमार्क वाले ज्वेलरीज आपको परचेस करने चाहिए, जैसे गोल्ड आप परचेस कर रहे हो तो ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक स्टैंडर्ड मार्क दिया गया है। आप अगर उसको उस प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आप परचेस करोगे तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, तो राइट टू सेफ्टी आपका ये अधिकार है सेफ रहने का। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब देखो ये जो राइट्स है ना, ये एक एंगल से अगर आप देखो, बिजनेस के एंगल से देखो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कंज्यूमर के साथ हमें कुछ गलत नहीं करना है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि सेफ रहे। ठीक है, और दूसरे एंगल से देखो कि वो कंज्यूमर का राइट बन गया। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर एक कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसे इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए। किस चीज के बारे में? तो प्रोडक्ट के बारे में, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसके प्रॉपर जो भी उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होने चाहिए। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, कंटेंट, डेट, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपायरी एटसेट्रा of the product before buying it. It is for the reason that Consumer Protection Act made compulsory for the business firm to provide such information on package and label of the product. तो इसी के अकॉर्डिंगली, इसी राइट के अकॉर्डिंगली आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप देखोगे कि उसके पैकेट में ही सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है ना। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो और उसमें उसमें कुछ प्रिकॉशंस भी दिए रहते हैं, डायरेक्शंस ऑफ यूज दिए रहते हैं। तो हर एक जानकारी प्रोडक्ट के बारे में उसमें आपको मिल जाता है। तो ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड सेकंड। थर्ड है हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब क्या? हर एक कंज्यूमर को ये राइट है, ये हक है कि वो चूज कर सके अमंग द प्रोडक्ट्स, है ना। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, और उनका अपना डिसीजन होगा तभी वो परचेस करें। अगर उनका डिसीजन नहीं है तो जबरदस्ती उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदवा नहीं सकता है। तो ये भी एक राइट है, राइट टू चूज। राइट टू चूज हैज द राइट टू चूज एनी consumer has the right to choose any product out of available product as per own decision making. It further implies that suppliers are bound to supply a variety of products to the consumers and allow the consumers to choose a product from among those variables. तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या कि हर एक कंज्यूमर का ये राइट है कि उन्हें सुना जाना चाहिए, कि अगर उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले सुना जाना चाहिए उन्हें। जैसे क्या हो गया कि मान लेते हैं आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया, उसे कुछ नुकसान हुआ, तो सबसे पहले आप कंप्लेन करोगे बिजनेस को, ठीक है, तो आपके बातों को सुने। हो सकता है कि वो आपको आपके बातों को सुने और उसे ऐसा लगे कि हाँ हमारी तरफ से गलती हुई है, तो वो आपको कंपनसेशन दे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट में गए, अब रेस्टोरेंट में आप गए, कुछ खाना ऑर्डर किया आपने, अब उसमें कुछ मिलावट या आपको लग रहा है कि इसमें सही चीजें नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं उसमें कुछ मिल गया, जैसे कांच का टुकड़ा अगर मिल गया, ठीक है, आप कंप्लेन कर सकते हो, तो आपकी बातों को वो सुने और वहां पे इंस्टेंटली वो एक्शन ले, वो रिप्लेस करके दे, या अब जो भी एक्शन वहां पे वो ले आपके बिहाफ में, आपके बेनिफिट के लिए। तो कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल कंप्लेंट टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Many organizations have set up their own customer services and grievance cell on the basis of this right. इस राइट के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि बहुत सारे जो आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके पैकेट पे ही लिखा होता है टोल फ्री नंबर। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस टोल फ्री नंबर पे, या कस्टमर केयर सर्विस नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस पे बात करके आप सॉर्ट आउट प्रॉब्लम बता सकते हो और वो जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सिक्स्थ राइट है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है? तो कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट लाइफ। तो थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो प्रोडक्ट रहेगा या पूरे जब तक वो कंज्यूमर है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। तो कंज्यूमर को एजुकेट करने का, जैसे इसके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट भी चलता था, जागो ग्राहक जागो का। तो
वो कंज्यूमर को एजुकेट करने का काम करते हैं कि आप सतर्क रहें, आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है। तो वो कंज्यूमर को एजुकेट करने का भी एक राइट है। तो ये हमारे कुछ राइट्स हो गए। तो एक राइट रह गया, ये आपके यहाँ पे 5 ही राइट्स मेंशन किए गए। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 ही राइट्स है यहाँ पे। तो एक राइट हो सकता है कि जब मैंने पीडीएफ बनाया होगा तो छूट गया होगा। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, और एक राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एक और है राइट टू सीक रीएड्रेसल। ठीक है, राइट टू सीक रीएड्रेसल। राइट टू सीक रीएड्रेसल का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लो कि राइट टू सीक रीड्रेसल का मतलब क्या हो जाता है कि हर एक कंज्यूमर को ये राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट टू रीड्रेस, राइट टू सीक रीड्रेसल। राइट टू सीक रीड्रेसल का मतलब है कि हर एक कंज्यूमर को ये हक है कि उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। रीड्रेसल का मतलब क्या हो गया कि कोई समाधान तो मिले, कि अगर हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है तो समाधान में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दिया जा सकता है, उसे ठीक करके दिया जा सकता है, या आपको पैसे कंपनसेट किए जा सकते हैं, बहुत तरह का रिड्रेसल है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल यानी कि आपको ये अधिकार है कि आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, है ना, आपको जो प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है वो प्रॉब्लम का समाधान होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कंज्यूमर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ये तो अभी हमने राइट्स पढ़ा, राइट्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आस्क फॉर अ कैश मेमो। आस्क फॉर अ कैश मेमो का मतलब क्या हो गया, जब भी आप सामान परचेज करते हो तो आपको कैश मेमो यानी रिसीट का रिसीट लेना चाहिए, वो भी कैसा, पक्का बिल जिसको कहते हैं, है ना। जो कैश मेमो, कैश मेमो पे अब कैसे आप पहचानोगे, तो कैश मेमो जनरली उस पे बिजनेस का जीएसटी नंबर ये सभी कुछ मेंशन रहती है। ठीक है, और आज के डेट में तो डिजिटल फॉर्मेट में भी वो देते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में भी वो दे देते हैं। ठीक है, तो पक्का बिल कैश मेमो आपको लेना चाहिए। अगर आप कैश मेमो नहीं लेते हो तो आगे चल के आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा कि आपने ये सामान यहीं से परचेज किया है। नेक्स्ट है बी अवेयर, हमेशा सावधान रहें खरीदारी के समय। ठीक है, तो खरीदारी के समय आपको सावधान रहना है कि हो सकता है कि वो कुछ मिलावट वाले सामान दे दे, दिखाए आपको कोई और प्रोडक्ट और दे कोई और प्रोडक्ट दे दे। तो आपको ये भी सावधानी रखना है वहां पे। या आप जैसे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जैसे मेडिसिन ही आप परचेज कर रहे हो, तो अगर मेडिसिन आप परचेज कर रहे हो तो मेडिसिन परचेज करने के टाइम में आपको एक्सपायरी डेट वगैरह देख के ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। तो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही आपको परचेज करने चाहिए, जैसे आईएसआई मार्क इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो आईएसआई मार्क वाले, ज्वेलरी परचेज कर रहे हो तो हॉलमार्क वाले, फूड प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो एफपीओ मार्क या एफएसएसएआई मार्क वाले प्रोडक्ट आपको परचेज करने चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। जो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे प्रोडक्ट के पीछे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो वो आपको अच्छे से फॉलो करना है ना। नेक्स्ट है रीड लेबल्स केयरफुली। जो भी लेबल्स है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है कि उससे उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, प्राइसेस, नेट वेट जो है, वो सभी चीजें। नेक्स्ट है असर्ट योरसेल्फ। असर्ट योरसेल्फ का मतलब क्या हो गया, अपने आप को फोर्स करे किस चीजों के लिए, कंज्यूमर शुड not be misled by false advertisement. In other words, consumers should not believe the advertisement blindly to ensure that you get a fair deal. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है, अपने आप को थोड़ा सा फोर्स भी करना है कि नहीं हम लोग मिसलीड नहीं होंगे, प्रोडक्ट जो एड है या फेक एड दे रहा है तो उसे मिसलीड नहीं होंगे। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। आपको ऑनेस्ट भी रहना है डीलिंग में, जैसे ब्लैक मार्केटिंग को आपको इनकरेज नहीं करना है, होर्डिंग को आपको इनकरेज नहीं करना है, या अपने अपने फायदे के लिए आपने ब्लैक मार्केटिंग का सहारा लिया कि प्रोडक्ट आपको मिल जाए, या आपने एक्स्ट्रा पैसे पे करके कोई प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, तो इससे फिर प्रॉब्लम आप ही को होगा फ्यूचर में। नेक्स्ट है फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। तो जो भी अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम है उसमें कंज्यूमर को केस फाइल करना चाहिए अगर उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है।
नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी कंज्यूमर्स को फॉर्म करना चाहिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करना चाहिए ताकि वो मिल के कोई भी उनके साथ अगर प्रॉब्लम हुआ है तो डील कर सके। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे? तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहेगा तभी हमारा क्या होगा, एक अच्छा सोसाइटी बन पाएगा। तो इसमें हमारे प्लास्टिक्स यूज ना करना, ये सभी चीजें भी आ जाएंगी। हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। अब आगे आते हैं हम लोग द सैलिएंट फीचर एंड प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो ये सब डायरेक्ट आप देखो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो कोई भी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, one or more consumer on behalf of numerous consumers having the same interest। एक ही तरह के इंटरेस्ट वाले कंज्यूमर एक या उसके बिहाफ में भी वो केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर के साथ ऐसा हुआ कि बहुत ऐसा नुकसान हो गया कि वो खुद नहीं कंप्लेन कर सकता है, या मान लेते हैं इन वर्स केस अगर डेथ ही हो गया, तो उस केस में जो लीगल हायर होंगे या रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसके, वो केस फाइल कर सकते हैं। Complaints can be filed and compensation claimed। अब यहाँ पे बोला गया कि कंप्लेंट जो फाइल हो रहा है, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एंड कंपनसेशन क्लेम्ड। ये क्या क्या है? तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस बाय ट्रेड मैन्युफैक्चर, डिफेक्टिव गुड्स के लिए हम फाइल कर सकते हैं। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज इन कनेक्शन विथ नाइन सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउस कंस्ट्रक्शन, मेडिकल सर्विस। नेक्स्ट है अगेंस्ट होम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। तो अगेंस्ट सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव। डिफेक्ट इन गुड्स meant any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity। अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर, ये हो गया जो डीलर है प्रोडक्ट का, गुड्स का, और हो गया सर्विस प्रोवाइडर, उसके अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रिड्रेसल एजेंसीज। तो रिड्रेसल एजेंसीज जो 3 टायर जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, तो ये आप देखो कि इसमें क्या है। तो ये एक शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं, जो इसमें आपका आ गया कि ये पूरा का पूरा समरी आ गया। डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वैसे 3 टायर सिस्टम में नहीं आता है, ये 3 टायर सिस्टम में ये आ गया। ठीक है। अब है जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, कंपनसेशन क्लेम अगर 1 करोड़ से कम है, ठीक है, 1 करोड़ से अगर कंपनसेशन क्लेम कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई कर सकते हैं। कंज्यूमर कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो एक तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 और मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक का वुमेन होना कंपलसरी होता है। एक का वुमेन होना यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है बहुत जगह पे। तो ड्यूली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट ऑफ नॉट मोर देन 1 करोड़। अगर आप कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो और जो भी कंज्यूमर कंपनसेशन क्लेम कर रहा है तो कंपनसेशन 1 करोड़ या उससे कम है, तो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो केस फाइल कर सकते हैं। अब जब भी यहाँ पे क्या होगा कि आपने कंप्लेन फाइल किया कोई गुड्स के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड, तो मान लेते हैं गुड्स से रिलेटेड अगर किया है तो फिर क्या होगा, तो अगर गुड्स से रिलेटेड आपने किया है तो जो भी गुड्स होगा उसको लेबोरेटरी भेजा जाएगा, है ना, फॉरेंसिक्स भेजा जाएगा और वहाँ पे टेस्ट होगा उस प्रोडक्ट का। टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑर्डर अपना सुनाएगी। और अगर आपको जो भी ऑर्डर वहाँ पे सुनाया जाता है, जो भी वहाँ पे जो जस्टिस सुनाया जा रहा है, अगर जो कंज्यूमर है उससे सेटिस्फाइड है तो वेल एंड गुड। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो within a period of 45 days from the date of order वो फिर अपर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। अपर कोर्ट कौन सा हो गया? स्टेट कमीशन। ठीक है। तो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, और ऐसे स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा और नॉट मोर देन 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर कंपनसेशन क्लेम हो रहा है तो इस कोर्ट में, इस कमीशन में लोग अपील कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ईच कमीशन कंसिस्ट प्रेसिडेंट,
ये प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर्स हो जाएंगे, इसमें 4 और मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा कि जो भी प्रोडक्ट है उसको लेबोरेटरी में सेंड किया जाएगा, वहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग फिर फैसला सुनाया जाएगा। और अगर जो भी पार्टीज है वो अगर सेटिस्फाइड है तो वेल एंड गुड, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर अपर कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। तो अपर कोर्ट विद इन 30 डेज वो अपील कर सकते हैं अपर कोर्ट में। या अपर कोर्ट कौन सा है हमारा, नेशनल कमीशन आ गया, नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन में एक तो कंपनसेशन जो है वो मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा के कंपनसेशन वाले लोग अगर होंगे, कंपनसेशन 10 करोड़ से ज्यादा चाहिए तो इस कोर्ट में आ सकते हैं वो। It consists of a president and not less than 4 members, one of whom shall be women। इसमें से एक का वुमेन होना कंपलसरी है, जरूरी है। ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी सेम प्रोसेस चलता है, जो गुड्स है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा लेबोरेटरी में, ठीक है। और वहां पे जो भी उसका रिपोर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली फैसला सुनाया जाएगा। और अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है कंज्यूमर, यहाँ पे भी अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो 30 डेज के अंदर उसे फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है ना, जो मैंने ये अभी आपको बताया ये। तो ये पूरा एक समरी हो गया इसका कि 10 करोड़ 1 करोड़ तक अगर कंपनसेशन है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 10 करोड़ तक 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज्यादा। तो अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो यहाँ, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो यहाँ, और यहाँ से अगर नहीं सेटिस्फाइड हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट, वेयर नेशनल कमीशन हैज इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल होगा। आगे आते हैं रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, क्या क्या उन्हें रेमेडीज अवेलेबल है तो रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। जो भी डिफेक्ट है उसे रिमूव कर दे, रिप्लेस कर दे डिफेक्टिव गुड्स को, रिफंड कर दे पैसे, पैसे वापस कर दे, पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजुरी सफर्ड, pay punitive damages in appropriate circumstances, discontinue unfair restrictive trade practices, not to offer hazardous goods and services for sale, withdraw hazardous goods from sale, cease manufacturing hazardous goods, pay an amount to consumer welfare fund, issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading ad, pay adequate cost to parties। काफी सारे आपका प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे, उसको ठीक करके दे, कंपनसेशन दे दे, पैसे वापस कर दे, है ना। अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा है तो उसको बंद किया जाए, उसके पूरे प्रोडक्ट को फिर वापस ले लिया जाए, इंडस्ट्री में बैन लग जाए, ये सभी चीजें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर अवेयरनेस में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एड्स वगैरह भी चलते हैं, जागो ग्राहक जागो का, और कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे एनजीओ इंगेज्ड हैं। जैसे कुछ एनजीओ का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दिल्ली, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर। तो ये आपका पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर रिकैप हो गया। होप you understand this topic. Okay, thanks for watching. Thank you everyone.